मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं जी आप लोग? सब अच्छे हैं, सब ठीक ठाक हैं। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा यहाँ पे जीएसटी केस स्टडीज़ का सेशन नंबर 2 है। कल हम लोगों ने सेशन नंबर 1 अपना कंप्लीट करा था और जिसके अंदर मैंने आपको 2 केस स्टडीज़ करवा दिए थे। जो एक आरटीपी का केस स्टडी था वो मैंने आपको करवा दिया था। दूसरा मैंने आपको केस स्टडी नंबर 1 जो सी इंस्टीट्यूट की बुकलेट में गिवन है वो मैंने आपको करवा दिया था। केस स्टडी नंबर 2 एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया था सरसरे तौर पे, ऊपर ऊपर से एक कॉमिक रीडिंग उसको हम लोगों ने दे दी थी। दूसरी बार आप भी पढ़ लेते हैं और उसका सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। एंड आई वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द क्लास। सो वी आर जॉइंड बाय प्रदीप, शेखर, राजू, सुधांशु एंड नंदिनी एंड श्रद्धा पाटिल। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नंदिनी पूछ रही हैं कैसे हो आप? नंदिनी मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। आज क्लास लेने का प्लान नहीं था। आज मेरे को जाना था अपने बेटी के स्कूल में, लेकिन फिर किसी रीज़न से वो मैं नहीं गया। तो मैंने फिर जब वहाँ पे गया नहीं तो मेरे को ये ठीक लगा कि मैं आपकी क्लास ले लूँ। एक कॉन्टीन्यूटी जो हमारी बनेगी वो मैं बनाई रखूँ। तो आज हम लोग केस स्टडी नंबर 2 कर रहे हैं। केस स्टडी नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और कल केस स्टडी नंबर 3 एंड क्लास नंबर 3 एंड क्लास नंबर 4 उसके बाद हम लोग की होगी। आप लोग प्लीज़ एक काम कीजिएगा, ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट, आप बड़े अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास में नहीं हैं उनको बता दीजिए कि भाई क्लास हो रही है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वो क्लास में आ जाए। पर हम कहते हैं ओरिएंटेशन में नहीं गए। नहीं, ओरिएंटेशन में नहीं गया मैं। इनफैक्ट कुछ इशू रहा ओरिएंटेशन में, इस वजह से नहीं जा पाया मैं। तो मैं देखूंगा कभी दोबारा से स्कूल में विजिट करके जो भी ओरिएंटेशन की बातें हैं मैं उसके अंदर वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। आज सेशन के अंदर हो सकता है आपको थोड़ा सा नॉइस, थोड़ा सा शोर सुनाई दे। उसके पीछे का कारण ये है कि मेरे साथ वाले मकान में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो आज के लिए थोड़ा सा बियर आउट कीजिएगा, कल से ये डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलने वाला है। गुड आफ्टरनून जी सभी को, गुड आफ्टरनून। परम, नंदिनी, प्राची, संतोष शाह ने कहा आई एम न्यू। आओ जी आओ, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। लीना, अरे लीना बहुत दिनों बाद आए आप। लीना एक काम करना, आज अभी मेरा ये सेशन ना 1 बजे ख़त्म होगा तो उसके बाद कॉल ज़रूर करना। आपका नाम याद आती मेरे को ये याद आ जाता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो मेरे को एक बार कॉल ज़रूर करना आप। देन वी हैव शेखर, आयुष, सुरभि। हेलो सुरभि जी, क्या हाल है जी? प्राची, पलक है, वेलकम जी, गुड आफ्टरनून जी। यहाँ पे परम कहते हैं सर वॉइस इज डोमिनेटिंग, डू नॉट वरी सर। ओके जी। लीडर ने कहा अरे सर जी मैं तो रिकॉर्डेड हो देख लेती हूँ बस। ओके जी। निखिल गुड आफ्टरनून। जेसिका शर्मा, आओ जी आओ जेसिका, कल की क्लास में नहीं आए थे, वेलकम। लीना ने कहा ओके पक्का लीना, मैं भी वेट करूँगा। देन वी हैव पीयूष, नेहा जॉइनिंग अस। वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द क्लास। और आइए हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। परम कहते हैं मुझे HYY नहीं किया आपने लड़कियों को। अच्छा, ओहो ऐसा भी है क्या? वो कहते हैं कि आपने मेरे को हाई नहीं करा, आपने लड़कियों को हाई करा है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलो आपको भी हाई कर देते हैं। हाय, हेलो, वेलकम एवरीबडी। तो आओ स्टार्ट कर देते हैं। जसिका ने कहा हाँ जी सर कॉलेज जाना पड़ गया था। नहीं, कॉलेज पड़ गया वाली बात नहीं, कॉलेज तो जाना चाहिए। कॉलेज तो बड़ा अच्छा होता है जी, कॉलेज ज़रूर जाना चाहिए। दिल्ली के अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, ज़रूर जाना चाहिए। घर से बाहर निकलोगे ना थोड़ा दिमाग चलना स्टार्ट होगा, 10 तरह के लोगों से मिलोगे तो दिमाग चलना स्टार्ट होगा। घर पे बैठ के तो दिमाग ही बंद हो जाता है। प्राची कहती है पोपली सर थोड़ी है जो भेदभाव करेंगे। ओहो ऐसे ना बोला करो यार, पोपली सर बड़े प्यारे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सुरभि ने कहा परम सर का घर तोड़वाओगे क्या अब? ओहो ऐसा कुछ नहीं है, घर किसी का नहीं टूटने वाला है।
भाई कुछ लैग आया है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ रही है जी, ठीक आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। स्ट्रक हो गया था, प्राची ने कहा हो सकता है इंटरनेट में कोई दिक्कत आ गई हो। अब तो ठीक आ रहा है, जल्दी से बता दो भाई, जवाब तो दे दो। नाउ ओके ओके जी, चलो अब सब कुछ ठीक ठाक है, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। एक बार केस स्टडी नंबर 2 दोबारा से पढ़ते हैं, एक बार केस स्टडी नंबर 2 दोबारा से पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेट अस स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 2 वंस अगेन। देखिएगा, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर कहता है आपको कि मेसर्स वेटल एंड कंपनी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो कि टैक्सेबल गुड्स में डील करता है कर्नाटका में। तो ये सारी बातें ज़रूरी हैं। एक तो ये टैक्सेबल गुड्स काफ़ी ज़रूरी बात है, कर्नाटका काफ़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि कर्नाटका से फिर हम लोग ये देख पाएंगे कि इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन है, गुड्स में डील करता है, कर्नाटका के अंदर है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। द फर्म हैज़ ऑप्टेड फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। द पार्टनरशिप, ये जो फर्म है रजिस्टर्ड पर्सन की, कॉम्पोजिशन स्कीम में काम कर रही है सिंस अप्रैल। इसका जो टर्नओवर है वो 150 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है 9 मई को, एंड इन्होंने अपना कॉम्पोजिशन स्कीम विड्रॉ कर लिया है इसी दिन से। तो ठीक है, ये तो होना भी ऐसी चाहिए। तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया और 150 लाख क्रॉस कर जाता है। अब आपको ये बात अच्छे से याद है कि जब तक आपका कॉम्पोजिशन स्कीम चल रहा है तो कॉम्पोजिशन रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा, और जिस दिन आपने विड्रॉ कर लिया उस दिन से आपका नॉर्मल रेट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर ज़रूर यहाँ पे कॉम्पोजिशन रेट और नॉर्मल रेट के बारे में चर्चा करेगा, डिस्कशन करेगा, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। पर हम कहते हैं इंटीमेशन देना होगा विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज। ठीक कह रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल ठीक है। मूविंग ऑन, विट्टल एंड कंपनी ने कुछ गुड्स भेजे थे 10 जून को। अभी स्टार्ट हुआ है क्लास, मनीष गर्ग ने कहा है आंसर इज यस बेटा, ये केस स्टडी नंबर 2 कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने। देन उससे पहले मुस्कान, गुड आफ्टरनून जी, मुस्कान गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट आइए बेटा, यहाँ पे विट्टल एंड कंपनी ने कुछ सामान भेजा है 10 जून को, सूर्य एंड कंपनी को भेजा था, और शर्त थी सेल या रिटर्न बेसिस, या तो खरीद लेना या वापस कर देना। सूर्यन कंपनी ने खरीद लिया, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया और उसकी कंफर्मेशन दे दिया है 15 दिसंबर को। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और यहाँ पे 180 डेज का टाइम पीरियड जो इनवॉइस इशू करने का है वो भी आपको ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये कहता है कि फर्म ने जीएसटी पे करा है वेरियस आइटम्स के ऊपर अगस्त के मंथ में। इट कंप्राइज द फॉलोइंग, तो मतलब जो जीएसटी उसने पे करा है उसका आपको ये डिटेल्स दे रहे हैं। मनीष गर्ग कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। ब्लेस्ड टू हैव द वंडरफुल स्टूडेंट्स लाइक यू। मूविंग ऑन, जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, क्योंकि ये पर्सनल पर्पसेस का है, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर द बिजनेस यूज, मोटर व्हीकल है, बिजनेस यूज का है, मोटर व्हीकल है, आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 व्हीलर की बात हो रही है। 2 व्हीलर जिसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी का है। इस बार का जो मेरे ख्याल से एमटीपी आया है, जो लेटेस्ट एमटीपी है, उसके अंदर भी ये वाला पॉइंट रिपीट हुआ है, 25 सीसी वाला पॉइंट। GST paid on purchase of a computer is 19,000 rupees. GST portion was included in the part to claim the depreciation. अब क्योंकि आपने ये 19,000 रुपीज़ का जो ITC का अमाउंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, तो उसके ऊपर आपको कोई GST का ITC नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया तो ITC नहीं मिलेगा, ITC ले लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एक चीज़ का बेनिफिट होता है। देन वो कह रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, ड्यूरिंग मे Vittel and company had reversed the ITC of 10,000 rupees for not making the payment to vendors within the prescribed time period. The pending payment was cleared in the month of August. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग कौन से मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं,
कहीं पे कोई कैलकुलेशन दिया कौन से मंथ की है, नहीं दिया है। तो ये यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मई के महीने में कुछ आईटीसी रिवर्स किया था, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी तो मई में हमने रिवर्स किया था और अगस्त के अंदर उसकी पेमेंट कर दी है, अगस्त के अंदर उसकी पेमेंट कर दी है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ पे अगस्त के महीने की कैलकुलेशन आपसे मांग रहा हो। फिर वो कहता है आउट ऑफ द परचेसेस विच आर मेड एंड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल एज ऑन सितंबर। तो सितंबर के महीने की अभी इन्फॉर्मेशन मांग दे रहा है। वो कुछ पहले के महीनों में, कुछ पहले के महीनों में आईटीसी और फिर उसके बाद सितंबर की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। सप्लायर है XYZ ABC PQR, पेमेंट अभी ड्यू है 165 डेज, 199 डेज एंड 99 डेज। तो जिसकी पेमेंट 180 से ज़्यादा हो जाए, ड्यू 180 डेज से ज़्यादा ड्यू हो जाए, वहाँ पे हमें रिवर्सल करना पड़ता है। तो यहाँ पे 15,000 रुपये का हमें रिवर्सल करना होगा। मूविंग ऑन, Vittel and Company has received the accounting services from Raghu & Company, which is an associated enterprises located in Sri Lanka. तो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस इन अ फॉरेन कंट्री, अगर सप्लायर एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस फॉरेन कंट्री में है तो वहाँ पे हमारे पास सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। देन वो कहता है कि साहब जो सर्विसेज का इनवॉइस है वो इनवॉइस 4 सितंबर का है, लेकिन जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं बुक्स में वो 10 अक्टूबर को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो पेमेंट हो रही है वो 30 सितंबर को उसकी पेमेंट हो रही है। All supplies referred above are intrastate supplies unless specified otherwise. Conditions applicable for the availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. Based on the information provided above, choose the most appropriate answer to the following questions. तो अब आपके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है। क्या क्या आंसर है, आंसर स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट, एक बार प्लीज 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 लाइक का बटन दबा दो प्लीज यार, और साथ साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अच्छा रहेगा कि आप एक बार ग्रुप के अंदर इसका लिंक डाल दो कि भाई जो अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो भी आ जाए, वो भी इसको कर ले अटेंड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिनर पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, एग्जामिनर पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है Vittel and Company needs to furnish a statement containing the details of stock of inputs and inputs held as finished goods on the withdrawal of the composition scheme by। कितने दिनों के अंदर आपको स्टेटमेंट देना होगा जब आप अपना कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम पे शिफ्ट करेंगे, तो आपके आईटीसीज के रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स आपको कितने दिनों में सबमिट करना है, ये बात वो आपसे पूछ रहा है। और आपको ये याद होना चाहिए, जैसे भी यहाँ पे एक स्टूडेंट इंटीमेशन की बात कर रहा था, ठीक कह रहे थे आप, तो वहाँ पे एक इंटीमेशन का टाइम पीरियड अलग है, और साथ साथ में जब आईटीसी की डिटेल्स आप देते हैं, बेटा आईटीसी की डिटेल्स, जब आप आईटीसी की डिटेल्स देते हैं तो आईटीसी की डिटेल्स देनी होती है विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। इंटीमेशन 7 डेज का है, लेकिन अदरवाइज आईटीसी की जो डिटेल्स आपने देनी है परम, वो आईटीसी की डिटेल्स आपको 30 डेज के अंदर देनी होती हैं। 30 डेज कहाँ से चेक करोगे आप, 30 डेज चेक करोगे जहाँ से आपने रिवर्स वो किया है, ऑप्शन चेंज करा है। ऑप्शन चेंज कब कर रहा है, 9 मई को, 9 मई। तो 9 मई के बाद आपके 30 डेज आ जाते हैं। तो 9 मई के बाद अगर आप 30 डेज काउंट करेंगे तो आप कहाँ जाके पहुँचेंगे, आप लगभग 8 या 9 जून के आसपास पहुँच जाएंगे। तो मेरा आंसर यहाँ पे होगा 8 जून, मेरा आंसर यहाँ पे होगा सी। माई आंसर शुड बी सी। मैं सी 8 जून का ऑप्शन यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, 30 डेज का टाइम पीरियड मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक हो गया, कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए इसके अंदर आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर कहता है हाँ परम आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनपुट्स का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का, सबका बिल्कुल आपने ठीक कहा परम, वेरी वेल डन, शाबाश। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, तो जो गुड्स आपने सेल या रिटर्न बेसिस पे भेजे हैं, विट्टेल एंड कंपनी को उसका इनवॉइस इशू करना होगा। कितने टाइम पीरियड में इनवॉइस इशू करना होगा, आपको याद है ये वाली बात, हमने ये डिस्कशन किया था कि इनवॉइस इशू करने का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम 6 मंथ्स।
या तो जिस डेट पे रिसीवर एक्सेप्ट कर ले, या 6 महीने की तारीख विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले आ जाए। तो दोनों में से जो पहले आ जाए, अब यहाँ पे पहले क्या आएगा, मेरे ख्याल से पहले तो आ रहा है कि वो रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है। उसने कहा रिसीवर ने एक्सेप्ट किया है 15 दिसंबर, भेजे थे 10 जून को। तो 10 जून के बाद 6 महीने अगर मैं काउंट करूं, 10 जून के बाद अगर मैं 6 महीने काउंट करूं तो मैं कहां पहुंच जाता हूं? 10 जून के बाद अगर मैं 6 महीने काउंट करूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैं पहुंच जाता हूं 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर या 15 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 10 और 15 में से अर्लियर वाली तारीख आती है 10 दिसंबर। तो मैं यहाँ पे 10 दिसंबर तक अपना इनवॉइस इशू करूँगा, दोनों में से जो भी अर्लियर है उसके हिसाब से। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं लैग आ रहा है, शेखर, प्रदीप, निखिल, लीना, फाल्या, यश, सुरभि त्रिवेदी। ठीक है जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता रहेगा। मैंने आपको कहा साथ वाले घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आज वो लेंटर डाल रहे हैं। लेंटर डालना समझते हो ना, स्लैब डालना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलता रहेगा भाई। आज का दिन बर्दाश्त कर लो, बाकी तो ठीक है, हमेशा ऐसी कभी दिक्कत आती नहीं है। नेहा ने कहा अब ठीक है, शेखर ने कहा नाउ ओके जी। वाई के चैनल बॉस, अच्छा ये तो यशवंत है। यशवंत ने कहा सर एग्जाम में रीजन भी लिखना पड़ेगा। अरे ना, एग्जाम में रीजन कहाँ लिखना भाई, एग्जाम में तो सिर्फ आंसर लिखना है। ये तो रीजन तो मैं दे रहा हूँ आपको यार, समझाने के लिए, चीज़ों को समझना भी तो है ना। अगर हम किसी एक एग्जाम्पल तक पहुंचे तो उस एग्जाम्पल तक कैसे पहुंचे, वो रास्ता भी तो मैंने आपको दिखाना ना। मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं, आपने एग्जाम के अंदर आंसर्स नहीं लिख के आने, रीजंस नहीं लिख के आने, आपने सिर्फ आंसर मार्क करके आना है, ठीक है। परम कहते हैं नो टू चैनल। प्रदीप पांडे कहते हैं सर इस पॉइंट को रिपीट कर दो। कुलदीप पांडे ने कहा है इस पॉइंट को रिपीट कर दो। कुलदीप बेसिकली क्या होता है मेरे बेटा, कुलदीप आपके लिए, कुलदीप होता क्या है मेरे बच्चे इसमें, कि जब आपने कोई गुड्स किसी को भेजे हैं कि भाई पसंद आए तो रख लियो, ना पसंद है तो वापस कर दियो, इसको हम लोग बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। सेल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भेज रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या सेल हो जाएगा या रिटर्न में आ जाएगा वापस। अब ऐसे केस में जब आप गुड्स को भेजोगे तो उसमें साथ में डिलीवरी चलान आपको भेजना पड़ेगा। इनवॉइस तो भेज नहीं सकते क्योंकि सप्लाई तो अभी तक हुआ नहीं। तो सप्लाई कब माना जाएगा, या तो परचेजर जो है जिससे खरीदा, जो परचेजर है वो उसको परचेज कर ले और इन्फॉर्म कर दे कि साहब मैं तुम्हारा गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो सप्लाई कंप्लीट मान लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो 6 महीने का टाइम पीरियड, जिस तारीख को भेजा था वहां से 6 महीने का टाइम पीरियड के पे मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो गई और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब यहां पे एग्जामिनर कहता है कि 10 जून को इसने सामान भेजा, तो 10 जून के बाद 10 जून है 15 जून है शायद मेरे ख्याल से, हाँ 10 जून है, तो 10 जून को सामान भेजा। तो 10 जून के बाद आपको अब क्या लेना है, 10 जून के बाद आपने लेने हैं 6 महीने। काउंट करके देखते हैं, जून के बाद 10 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 दिसंबर हो गया। तो 10 दिसंबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वो एग्जामिनर ये कहता है कि साहब उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, उसने जो यहाँ पे सप्लाई किया है, मतलब जो सेल उसने किया है वो 15 दिसंबर को किया है। तो हम क्या करेंगे, 15 दिसंबर या 10 दिसंबर, विचएवर इज अर्लियर, अर्लियर वाली तारीख आती है 10 दिसंबर, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। यहाँ पे प्राची ने कहा तुक्का, हाँ तुक्का थोड़े ना लगाना है, ठीक कह रहे हो जी प्राची, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यशवंत कहते हैं हमारे यहाँ एक कहावत है, रास्ता दिखाइए तो आगे चल। हाँ चलो ठीक है जी, वेरी गुड। और सुरभि ने कहा डीम्ड अप्रूवल व्हेन नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, वेरी वेल डन बेटा। चले लेट अस स्टार्ट बेटा, लेट अस कंटिन्यू। कुलदीप उम्मीद करता हूँ आपने ये बात समझ ली है, मैं आगे चलूँगा यहाँ से।
क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि बताओ कि उसका एलिजिबल आईटीसी कितना होगा, जो विट्ठल एंड कंपनी आईटीसी ले सकता है वो आईटीसी कितना ले सकता है। तो मैंने आपको उसमें सारे रीजंस दिए हैं, मैंने आपको वहाँ पे सारे रीजंस दिए हैं। हेलो डबल हेलो, मैंने आपको रीजंस दिए हैं। जो पर्सनल पर्पसेस वाला है उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, 12,000 का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जो जीएसटी उसने मोटर व्हीकल के लिए परचेज, जो मोटर व्हीकल के ऊपर दिया है, अब यहाँ पे देखिएगा मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में वो कहता है कि भाई अगर कोई ऐसा टू व्हीलर है जिसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी या 25 सीसी से कम होता है, 25 सीसी या 25 सीसी से कम अगर कोई इंजन वाला टू व्हीलर होता है तो उसे मोटर व्हीकल नहीं मानते हैं, इट इज नॉट अ मोटर व्हीकल। अब क्योंकि ये मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आएगा, इस वजह से सेक्शन 17(5) का ब्लॉक आईटीसी भी नहीं लगेगा यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे आईटीसी का ब्लॉक नहीं लगेगा इस वजह से 9,000 रुपये का आईटीसी इसको मिलेगा, इससे 9,000 रुपये का आईटीसी मिलेगा, 25 सीसी के बराबर है आईटीसी मिलेगा। प्राची ने कहा मिलेगा, परम ने कहा आईटीसी मिलेगा, परम ने कहा लूना। आप लोग सब बताओ मेरे को, परम प्राची आप लोग बताओ, क्या ये वाला पॉइंट 25 सीसी वाला पॉइंट मैंने क्लास में करवाया था आपको? बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या मैंने ये क्लास में करवाया था या नहीं करवाया था? मेरे को तो याद आ रहा है कि मैंने करवाया हुआ है, बाकी आप लोग बताओ मैंने करवाया या नहीं करवाया। ये सबसे अच्छा पॉइंट था, आयुष ने कहा। नेट ही नहीं चल रहा, हैंग हो रहा है बार। अब स्टूडियो से तो हटाया मैंने उसको। नहीं स्टूडियो से नहीं हटाना, स्लो आता है ना। स्टूडियो ही तो हैंग कर रहा है बार बार। मैं उधर तो गाना कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा ना, कनेक्टेड आ, कनेक्टेड तो आ रहा है, डाटा नहीं जा रहा ना, देखो ये आएगा 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 तो उधर चलो मैं कंटिन्यू कर दूँ, वैसे ही चलेगा, बार बार रुकेगा। और हाँ जी, लेट अस कंटिन्यू बेटा, लेट अस कंटिन्यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सुरभि ने कहा सर जी मैं आपको हॉटस्पॉट चालू कर देती हूँ, आप नीट ले लो मेरी तरफ से। ओ नीट ले लूँ? अरे भाई नीट थोड़ी ना लेते हैं, नीट तो शाम को लेते हैं, नीट नहीं लेते भाई, दोपहर को नीट नहीं लेते, नीट तो शाम को लेते हैं। नवल ने कहा आज पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया है, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है।
और प्राची ने कहा नीट शाम को लेते हैं। अरे वाह, प्राची ने मेरे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल ठीक कहा। प्रदीप कहते हैं कोई नहीं सुरभि, नीट भी ले लेंगे। हाँ, सुरभि त्रिवेदी ने कहा नवल तेरी तबीयत ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जिंदा है वो अभी, नवल जिंदा है अभी। जसिका ने कहा ब्लड दिख रहा है, रिफ्रेश कर लो बेटा, रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। परम ने कहा लेकिन सर नीट नहीं लेते कभी भी। हाँ चलो लेट अस स्टार्ट। नकुल सर की भी तबीयत खराब है, प्रदीप ने कहा है। ज़्यादा घूमेगा बारिश में, अपनी बीवी को बाइक पे बिठा के बारिश में घूमता रहेगा, ज़िंदगी के मज़े लूटेगा, तो तबीयत तो ख़राब होगी ना, क्यों नहीं होगी तबीयत खराब। मूर्थल चला गया बाइक पे बैठ के पराठे खाने के लिए, बीवी को साथ में बिठाया बाइक पे, हेलमेट पहना, बारिश में घूम रहे हैं दोनों, बीमार तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा। चलो लेट अस कंटिन्यू। अब आप पढ़ाओ, मुस्कान कहती है। मुस्कान कहती है सर टाइम बर्बाद ना करो, पढ़ाओ। ठीक है मुस्कान जी, अब मैं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा मैं। लेट अस कंटिन्यू। ये वाला जो 25 सीसी वाला पॉइंट है वो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीएसटी पोर्शन ऑन द कंप्यूटर्स, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो उसके ऊपर भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ साथ में ड्यूरिंग में विट्ठल एंड कंपनी हैड रिवर्स आईटीसी ऑफ 10,000 रुपीज फॉर नॉट मेकिंग द पेमेंट टू वेंडर्स within the prescribed time period. This pending payment was cleared during the month of August and thus ITC shall be admissible in the month of August. तो जो टोटल आपको ITC मिलेगा वो टोटल ITC होगा 9,000 रुपीज़ का, ये वाला 9,000, 10,000 रुपीज़ का, 10,000 मेरे ख्याल से उसका था, मोटर व्हीकल वाला था, और साथ साथ में ये हो गया। अच्छा ये 10,000 उसका था, ये जो रिवर्सल वाला था। तो टोटल आंसर है हमारे पास 19,000, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 19,000 रुपीज़ का। ठीक हो गया जी। परम ने कहा पहले कैश से देन आईटीसी से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। प्राची ने कहा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंटरेस्ट भी लगेगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, 14th क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में आईटीसी रिवर्सल कितने का होगा, जो सितंबर का महीना है इसके अंदर आईटीसी का रिवर्सल कितने का होगा, ये बात आपसे एग्जामिनर ने पूछी है। तो ध्यान रखना आईटीसी का रिवर्सल सिर्फ उस अमाउंट के ऊपर होगा जो अनपेड रह जाता है फॉर मोर देन 180 डेज। जो 3 डाटा डेट्स आपको दिए हुए थे, इन डेट्स में सिर्फ 199 एक ही ऐसा है जो कि मोर देन 180 डेज के लिए पेंडिंग है। अब क्योंकि ये मोर देन 180 डेज के लिए पेंडिंग है तो ये 15,000 रुपये का आपको रिवर्सल करना है। 13,000 के लिए अभी हम लोग वेट करेंगे और 20,000 के लिए भी वेट करेंगे, तो 15,000 रुपीज़ का रिवर्सल है। आप सबके जवाब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। लीना, आयुष, निखिल, नवल, नंदिनी, प्राची, सुरभि, परम, रहमान, नेहा, नंदिनी, आप सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका ठीक आ गया, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ व्हाट 15,000 रुपीज। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। एग्जामिनर कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर इंपोर्टेड बाय विट्ठल एंड कंपनी फ्रॉम द एसोसिएट इंटरप्राइजेस। और आपको यहाँ पे भी याद होना चाहिए, जब आप एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस में आपने अर्लियर वाली डेट अप्लाई करनी है। अर्लियर वाली डेट कौन सी, आपने अर्लियर वाली डेट अप्लाई करनी है जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपनी एंट्री पास करी है या आपने जिस दिन पेमेंट करी है। तो दोनों में से जो पहले होगा वो वाली डेट। श्रद्धा पाटिल ने बिल्कुल ठीक कहा, द डेट ऑफ एंट्री इन द रिसिपिएंट्स बुक्स और द डेट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर। श्रद्धा बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। आयुष मिश्रा ने कहा जी, प्रदीप ने कहा जी सर जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब आपके देख लीजिए इसने पेमेंट कब करी है और बुक्स में एंट्री कब करी है। इसने बुक्स में एंट्री कब करी है और पेमेंट कब करी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये बुक्स में एंट्री कर रहा है 10 अक्टूबर को, पेमेंट कर रहा है 30 सितंबर को। तो 10 अक्टूबर और 30 सितंबर में से अर्लियर डेट कौन सी है, हमारे पास अर्लियर डेट है 30 सितंबर। जैसे आयुष ने कहा
आयुष आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 30 सितंबर, आर आंसर विल बी 30 सितंबर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वेरी वेल डन, शाबाश। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, केस स्टडी नंबर 3 पे चलते हैं जी। हम लोग केस स्टडी नंबर 3 पे जा रहे हैं, ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। मिसेस, अब ये नाम भी बड़े अजीब से लिखे होते हैं, मैं सिर्फ टी बोल दूंगा, मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, बड़ा अजीब सा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। मेसर्स टी एंड कंपनी इज LLP रजिस्टर्ड अंडर GST and is engaged in the various types of business activities. It provides GTA, it provided GTA services to the government department which is registered under GST for providing various services. तो इसने GTA की सर्विसेज दी हैं। The firm provided services of DSA, direct selling agent services to NBFC which is located in Mumbai. याद रखना है इस बात को, DSA की सर्विसेज पे RCM होता है, लेकिन RCM तब होता है जब DSA इंडिविजुअल हो। अगर DSA इंडिविजुअल नहीं है तो वहां पे RCM नहीं होता, वहां पे RCM नहीं होता, याद रखना है इस बात का। आगे चलेंगे यहां से। The firm also provided gift to each of the employee valuing 50,000 rupees once in a financial year. वैल्यू का चैप्टर याद करो, वैल्यू के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को देते हो और उस गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा होती है, मोर देन 50,000 होती है, तब उसे हम लोग सप्लाई मानते हैं। यहां तो इक्वल टू 50,000 है, चलो देखेंगे सप्लाई है या नहीं है। फिर कहता है मेसर्स टी एंड कंपनी हैज लेट आउट इट्स वेयर हाउस टू मिस्टर गुरुशेन, who in turn has let out to an agriculturist for warehousing of the agriculture product. तो मैंने आपको दिया, आपने आगे किसी किसान को दे दिया, मैंने किराए पे आपको दिया, आपने किसी किसान को ही किराए पे दे दिया। The firm also undertakes the milling of paddy into rice for various agriculturists. मतलब धान से चावल बनाना, तो काम धान से चावल बनाने का भी है। और आपको याद होगा यहाँ पे GST का एग्जेम्पशंस का टॉपिक आएगा, धान से चावल बनाना, मिलिंग का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको याद रखना है। देन द फर्म वाज सर्व्ड विद एन ऑर्डर बाय GST अथॉरिटी डिमांडिंग टू पे GST ऑन 2 काउंट्स। जो GST डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई तुमने GST पे करना है, हमें GST पे करो। तो GST 2 कारणों की वजह से वो मांग रहा है। पहला वो कहता है कि 45,000 रुपये का GST पे करो क्योंकि आपने अपनी सेल्स की फिगर छुपाई थी। सप्रेशन ऑफ GST फिगर्स इन मंथली रिटर्न्स, आपने अपनी मंथली रिटर्न्स के अंदर GST की फिगर्स छुपाई हैं, हमें पता चल गया है, अब तुम GST पे करो। और दूसरा वो कहता है कि 55,000 रुपये का GST ऐसा है जो आपने फ्रॉड के थ्रू आपने ऑब्टेन करा है, इसके ऊपर भी तुम GST पे करो। फर्दर इन अ पर्टिकुलर मंथ GST लायबिलिटी ऑफ द फर्म वाज 20,000 रुपीज, IGST का 10, CGST का 10 और 20,000 IGST का, 10,000 CGST का और 10,000 रुपीज SGST का है। फिर वो कहता है द फॉलोइंग क्रेडिट्स वर अवेलेबल इन द सेड मंथ, IGST का 8, CGST का 12, SGST का 5। तो हमें ये समझ आ रहा है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं यहाँ पे GST पेमेंट के बारे में आपसे कहेगा कि भाई GST का कितना अमाउंट पे करना है, उसकी लायबिलिटी का अमाउंट कैलकुलेट कर दो। ठीक है जी। यश ने कहा नो ITC अलाउड नाउ। चलो देखेंगे, आगे चलते हैं यहाँ से। एग्जामिनर कहता है ऑल अमाउंट्स व्हिच आर गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, ऑल द सप्लाईज रेफर्ड अबव इज इंट्रा स्टेट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। Conditions for availing ITC are fulfilled subject to the information which has been given above. Based on the above information, choose the most appropriate answer to the following questions. पहला क्वेश्चन, एग्जामिनर पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, दे रहा है, कहता है कि बताओ जी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट ए, फॉर GTA सर्विसेज government will be liable to pay GST under the reverse charge basis.
Second, for DSA services, NBFC will be liable to pay GST on the reverse charge basis. Third, for GTA services, हाँ जी, चलो चलो चलो, कंटिन्यू 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 प्लीज, लेट अस कंटिन्यू। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फॉर GTA सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे GST अंडर RCM बेसिस। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे RCM अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज है। यहाँ पे क्या GTA का रेट गिवन है? GTA का रेट तो इन्होंने दिया नहीं। रेट 12% है, 5% है, कुछ दिया नहीं, तो मेरे आंसर्स चेंज होंगे ना उसके हिसाब से। नहीं है। चलो, अब GTA का रेट गिवन नहीं है, अगर ये रेट दे देता तो शायद हमारे लिए चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाती, क्योंकि यहाँ पे रेट गिवन नहीं है तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी हमारी। फॉर GTA सर्विसेज गवर्नमेंट इज लायबल टू पे GST अंडर RCM बेसिस, तो मैं उसको नो ही बोल देता हूँ। नो ही बोल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ तो इस वजह से मैं नो बोल देता हूँ। दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है DSA सर्विसेज के लिए NBFC विल बी लायबल टू पे GST ऑन RCM बेसिस। गलत है, क्योंकि NBFC उसके ऊपर GST तब पे करता जब DSA कोई इंडिविजुअल होता। यहाँ पे DSA इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे जो है उसके ऊपर RCM ना लगा के फॉरवर्ड चार्ज लगाना है। आयुष मिश्रा कह रहे हैं ICA में 5% दिया है। देखो, अगर 5% दिया है तो फिर मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ? कहाँ पे दिया हुआ है 5%? आयुष, 5% कहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली बताना, कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? कौन सी लाइन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली मेरे को बताओ। हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, मैं करेक्शन कर लूंगा। आयुष टाइप कर लो, मैं इतनी देर आगे चलता हूँ यहाँ से। थर्ड पार्ट है, फॉर GTA सर्विसेज जो TN कंपनी है, इट इज लायबल टू पे GST अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगेन ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि भाई परसेंटेज क्या है, 12 है, 5 है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन आयुष ने कहा सेकेंड लाइन, फिर किसी ने कहा थर्ड लाइन। चलो ठीक है, मैं अभी देख लूँगा इसको। एंड देन फॉर DSA सर्विसेज TN कंपनी इज लायबल टू पे GST अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 परसेंटेज के हिसाब से, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ठीक आ जाएगी। एंड देन हमारे पास पॉइंट नंबर 4 जो है, ये वाली स्टेटमेंट ठीक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे RCM नहीं होगा, इस वजह से TN कंपनी फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से उसके ऊपर GST पे करेगा। अब मेरे से इस पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज मिस हुआ है। अब क्योंकि वो परसेंटेज मेरे से मिस हुआ है, इस वजह से उसके पॉइंट में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास जो उसके आंसर्स हैं आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। देन हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एग्जामिनर सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि जो गिफ्ट दिया है हमने 50,000 रुपये का अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या ये सप्लाई है या सप्लाई नहीं है? आपको याद होना चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा होगा तो वो सप्लाई नहीं होगा, 50,000 के बराबर है या 50,000 से कम है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, 50,000 से ज़्यादा होने पे सप्लाई माना जाता है। सो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट 50,000 पे है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ की कैटेगरी में भी नहीं आता। तो ये आ जाएगा नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये अब बड़ा मुश्किल सा पार्ट बन जाता है भाई, कौन से स्टेटमेंट ठीक है, और ये एग्जाम्पशन से रिलेटेड है। लेटिंग आउट ऑफ अ वेयर हाउस टू गुरशीन इज एग्जेम्प्ट। अगर आप गुरशीन को अगर आप वेयर हाउस लेट आउट कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है। आंसर इज नो, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत है, एग्जेम्प्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट। तो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, क्या ये एग्जेम्प्ट है? धान से चावल बनाने का जो प्रोसेस है, क्या वो एग्जेम्प्ट है? उसके बाद लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू गुरशीन इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये तो ठीक है। एंड मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट। तो मेरे ख्याल से तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आता है, वो अमाउंट हमारे पास जो फिगर्स आती हैं वो 3 और 4। अब 3 और 4 का आंसर कहाँ पे गिवन है? 3 और 4 का आंसर गिवन है बी में। तो करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। परम ने कहा फॉर्म चेंज हो रहा है, टैक्सेबल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने भी आपको ऐसे ही समझाया था कि अगर प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाए तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ पे परम ने कहा है बी फॉर बॉल। प्राची ने बी लिख दिया, 10 बार बी लिख दिया प्राची ने। प्राची क्या हो गया भाई, 10 बार बी एक बार भी पढ़ा जाता है बेटा। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना अगली बार से। नेक्स्ट आइए, फोर्थ, टी एंड कंपनीज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ। आईटीसी कितने का लेगा? देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो एग्जामिनर आपको दे रहा है कि एक तो वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से 45,000 पे कर रहा है, और एक फ्रॉडलेंट फिगर है 55,000 वो पे कर रहा है। तो 45 और 55, क्या इन दोनों का इसको आईटीसी मिलेगा? मेरे हिसाब से तो इसको दोनों का ही आईटीसी नहीं मिलता। अगर आपको याद हो सेक्शन 17 के अंदर हम लोगों ने ये वाली बात करी थी, 17.5 का लास्ट पॉइंट था हमारा ये वाला। तो दोनों पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आंसर शुड बी डी। ठीक है जी, आंसर इज डी। सुरभि ने कहा सो गया होगा कीबोर्ड पर। अच्छा जी, ओके जी। एंड देन नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि आप इसकी जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, जो पैसा उसने कैश में देना है। अब इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप ये बताओ मेरे को सारे स्टूडेंट्स, क्या एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन क्या एमसीक्यू में पूछना चाहिए कि पहले तो वो कहे कि भाई तू सारा क्वेश्चन सॉल्व कर और फिर उसका आंसर दे? तो ये गलत बात है ना यार, तुम पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हो, फिर उसका एमसीक्यू भी मांग रहे हो, डबल मेहनत करवा दी बच्चे से। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना होता, नॉर्मल क्वेश्चन होता लेटर से, तो स्टेप मार्किंग तो मिल जाती। यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी नहीं दोगे तो यार तुम, तो ये तो गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। नवल किशोर, नंदनी, अक्षय अरोड़ा, शेखर महादेवन, नेहा, रहमान, उसके बाद यशवंत, यश, श्रद्धा, लीना, प्रदीप कह रहे हैं 8 मार्क्स का दे देना चाहिए। ठीक कहा। नेहा ने कहा यस सर। यश कहते हैं 6 मार्क्स का होता है। परम ने कहा बट सर प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, इसलिए फटाफट हो जाएगा। परम फटाफट नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप उसका प्रॉपर काम कैलकुलेशन नहीं करोगे गड़बड़ होगा, और प्रॉपर कैलकुलेशन में वो आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ेगा। आईटीसी का आपको आईजीएसटी का सेटअप पूरा लेना ही पड़ेगा आपको। आप कैसे, मेरे को नहीं पता आप कैसे कर पाओगे जल्दी, पर मे भी शायद आप कर लो। पीयूष ने कहा अब सर करना चाहिए कि नहीं का क्या फ़र्क पड़ता है, उसका तो जो मन वही करेगा। प्राची ने कहा ऐसा ही आईटी के केस स्टडीज में पूरा ही करवा लेता है। ठीक कह रहे हो जी। और उसके बाद फटाफट में गलत हो जाएगा। आयुष ने कहा, प्राची कहते हैं बिना प्रेजेंटेशन करेंगे तो गलती के चांसेस होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं केस स्टडी नंबर 4। बड़ा अजीब सा केस स्टडी है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा सा। एग्जामिनर कहता है
Miss Chanchal is a doctor having an inpatient facility in her hospital and is registered under GST. तो चंचल नाम का एक डॉक्टर है, चंचल नाम की एक डॉक्टर है जिसका अपना अस्पताल है और अस्पताल के अंदर उसके पास इन पेशेंट फैसिलिटीज़ है। इन पेशेंट फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है, इन पेशेंट का मतलब ये होता है कि उसके यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स एडमिट होते हैं और उन जो पेशेंट्स वो एडमिट हो रहे हैं उनको उनका इलाज होता है, उनको खाना पीना सर्व किया जाता है, तो दैट इज व्हाट यू कॉल इन पेशेंट। She availed interior decoration services from her spouse without any consideration being paid. She also availed IT related services from her sister-in-law without any consideration. Both services were used for her professional purposes. तो एक सर्विस उसने अपने स्पाउस से लिया, दूसरा सर्विस उसने अपने सिस्टर इन लॉ से लिया। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि कौन रिलेटेड पार्टी है, कौन नॉट रिलेटेड पार्टी है। और रिलेटेड पार्टी से अगर आप सर्विस ले रहे हो बिना कंसिडरेशन के तो क्या होगा, और नॉन रिलेटेड पार्टी से अगर आप ले रहे हो बिना क्या बोलते हैं, बिना 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 कंसिडरेशन के तो क्या होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यशवंत आपने ठीक कहा। आगे चलते हैं यहाँ से। मिस चंचल प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस इन हर हॉस्पिटल and apart from that she also provided following services in her hospital. तो बहुत सारी डिजीजेस का इलाज हो रहा है और उसके साथ साथ में कुछ और सर्विसेज जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस, ये तो हमेशा टैक्सेबल होता है, आपको अच्छे से पता है ये बात। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, ये हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। Renting a space to run medical store in the hospital premises. Renting a space to run a medical store ये कमर्शियल एक्टिविटी है, तो ये कमर्शियल एक्टिविटी भी टैक्सेबल होती है, ये भी आपको अच्छे से पता है। परम ने कहा है एयर एम्बुलेंस HU एग्जेम्प्ट। बेटा एयर एम्बुलेंस भी एग्जेम्प्ट है, नॉर्मल एम्बुलेंस वो भी एग्जेम्प्ट है, सब कुछ एग्जेम्प्ट है, एम्बुलेंस के तो हमेशा एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है एग्जामिनर she is also a consultant in the other hospital and has received 40 lakh rupees as consultancy fees from the other hospitals. ठीक, अभिषेक ने कहा फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस वाला है ना सर। ये अभिषेक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभिषेक जो स्मूथ रनिंग वाला कंसेप्ट है वो तो इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी में लगता है, यहाँ तो लगेगा नहीं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मैं अगर आपका ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये पैसा टैक्सेबल कौन से हेड में करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे या बिजनेस एंड प्रोफेशन में करेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये पैसा बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल करेंगे। आयुष मिश्रा कहते हैं बहुत अमीर है ये डॉक्टर, सारी डॉक्टर अमीर होते हैं यार। आगे चलते हैं। फर्दर शी हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड कैंटीन फैसिलिटी एंड हैज रिसीव्ड 55,000 रुपीज फ्रॉम इन पेशेंट्स। आपको याद होगा कैंटीन फैसिलिटी का जो अमाउंट है 55,000 रुपीज का, ये कॉम्पोजिट सप्लाई की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, इस वजह से कॉम्पोजिट सप्लाई में ये आया तो ये भी एग्जेम्प्ट है। 35,000 रुपीज इज चार्ज फ्रॉम द पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड एंड 25,000 रुपीज इज चार्ज फ्रॉम द विजिटर्स। तो 55,000 टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन 35,000 रुपीज ये वाला और 25,000 रुपीज जो पेशेंट्स का है ये वाला, ये दोनों टैक्सेबल होंगे। इन पेशेंट वाला एग्जेम्प्ट, बाकी दोनों के दोनों टैक्सेबल। फिर एग्जामिनर कहता है दैट शी हैज फाइल्ड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर। शी फाइल्ड द एनुअल रिटर्न फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st of October of the next year, whereas the due date for annual return is 31st of December of the next year. अब आपको ये बात भी अच्छे से याद है कि आप जिस तारीख पे अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट कर देते हो उस तारीख तक आप अपने करेक्शंस कर सकते हो। आप करेक्शन कब तक कर सकते हो? करेक्शन कर सकते हो अगले साल सितंबर के महीने की ड्यू डेट या द डेट टिल विच यू हैव फाइल्ड योर एनुअल रिटर्न। तो अगले साल सितंबर की महीने की ड्यू डेट क्या होगी?
20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर तक ये अपनी रिटर्न को या अपनी जो करेक्शन है वो करना चाहता था, कर सकता था, लेकिन इसने एनुअल रिटर्न सबमिट करी है 31 अक्टूबर। तो ठीक है, 20 अक्टूबर और 31 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर है। हाँ, तो 20 अक्टूबर या 31 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर है, तो 20 अक्टूबर तक करेक्शन हो सकता था। 31 अक्टूबर को कोई करेक्शन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो लीना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे बेटा। नेहा, प्राची, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेरी वेल डन। नेक्स्ट आ जाओ। द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट हैज कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिस चंचल on suo motu basis on 31st of July. The orders of cancellation were served on 5th of August. 30 days वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए यहाँ पे, 30 days. However, she applied for the revocation of the same and got her registration certificate revoked. All amounts which are given above are exclusive of taxes wherever they are applicable. All the supply referred above is intra-state supply unless it has been specified as otherwise. From the information which is given above, choose the most appropriate answer to the following questions. मेरे बेटा, ये हम लोग केस स्टडी नंबर 4 कर रहे हैं। तो केस स्टडी नंबर 4 तो ये है, एक मैं आपको आरटीपी का करवा चुका हूँ, तो 5 केस स्टडी हो गए। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि एग्जामिनर जब केस स्टडी देगा तो एग्जामिनर इस केस स्टडी में सब कुछ पूछेगा। आपका पूरा जीएसटी का सब्जेक्ट पूछेगा। वो आपसे आईटीसी भी पूछेगा, पेमेंट भी पूछेगा, इनवॉइस भी पूछेगा, वो आपसे सप्लाई भी पूछेगा, वो आपसे सब कुछ पूछेगा और दुखी करके रख देगा बुरी तरह। और जो स्टूडेंट सिर्फ सिलेक्टेड करके जाते हैं उनका बेड़ा गर्क होना बिल्कुल पक्का है, तय है कि उनका बेड़ा गर्क होगा ही होगा। यहाँ पे यशवंत कहते हैं सारा चैप्टर कवर कर लेता है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। परम ने कहा सारी चटनी बनाएगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। नेहा ने कहा सारे चैप्टर आ गया। प्रदीप ने कहा निचोड़ लेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे जी। सुरभि ने कहा चटनी बनेगी हमारी। और फालिया यश ने कहा लाइक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन टैक्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा मेरे बेटा। लाइक असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द टैक्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आइए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर आपको क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने ये बताना है। पॉइंट 1, सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम स्पाउसेस आर डीम्ड सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है भाई, 100% ठीक है, ये डीम्ड सप्लाई है। उसके बाद सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई, गलत, ये डीम्ड सप्लाई नहीं है। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, ये भी गलत। सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई, ये भी ठीक है। तो 1 और 4 ठीक है। 1 और 4 देखो कहां लिखा हुआ है, 1 और 4 ए में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ए आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द कैंटीन सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय चंचल। तो हमने ये तो डिस्कस कर ही दिया था, बस आपने उसका टोटल करना है। टोटल कर लो। टोटल में क्या क्या आएगा? टोटल में क्या क्या आएगा यहाँ पे देखिएगा। कैंटीन फैसिलिटी 55,000 टोटल कर दो। 55 ये वाला नहीं आएगा, 35 ये वाला आएगा, 25 ये वाला आएगा। 35 प्लस 25 कितना हो गया जी? यश 35 प्लस 25 कितना हो गया? परम 35 प्लस 25 कितना हो गया? 60। तो आंसर देखो हमारे पास 60 आ रहा है। आंसर इज सी, 60 इज द आंसर। ठीक हो गया, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एवरीबडी विल बी इन अ पोजीशन टू मैनेज। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। एग्जामिनर देखो क्या कहता है। एग्जामिनर 3 कहता है मिस चंचल शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय
आपको याद है हम लोगों ने किया था सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 हमें क्या बताता है? सेक्शन नंबर 30 बताता है, सेक्शन नंबर 30 बताता है कि साहब आप 30 डेज के अंदर अंदर अप्लाई कर दीजिए रेवोकेशन के लिए। तो 30 डेज चेक कर लेना। यहाँ पे यश लिखा है 4 सितंबर, तो इसको इसका कैंसिलेशन हुआ कब है? ऊपर देखना पड़ेगा भाई, कैंसिलेशन हुआ कब है? कैंसिलेशन इसके ऑर्डर्स इसको मिले थे 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को जब इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो 5 अगस्त के बाद 30 डेज आपने देखने हैं। तो 5 अगस्त के बाद 30 डेज जब आप चेक करोगे तो 5 अगस्त के बाद 30 डेज में आप कहाँ पहुंचोगे? सितंबर में पहुंचोगे, 4 सितंबर। तो आंसर आपके पास होगा, आंसर आपके पास होगा 4 सितंबर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखो क्या कहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है द मैक्सिमम टाइम विच इज परमिसिबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन द मंथली रिटर्न ऑफ जून इज। ये अभी हमने डिस्कस किया था, सितंबर के महीने की ड्यू डेट या जब आपने अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट कर दी विच एवर इज अर्लियर। तो सितंबर की महीने की ड्यू डेट आएगी 20 अक्टूबर, तो हमारा आंसर होगा 20 अक्टूबर, या फिर जब उसने अपनी एनुअल रिटर्न सबमिट करी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डन। परम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नंदनी, परम, नवल, लीना। एंड देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का आखिरी क्वेश्चन, बाकी की डिस्कशन कल करेंगे। यशवंत कहते हैं वो भी तो पेशेंट का 35,000 एग्जाम होना चाहिए। 35,000 कौन सा एग्जाम होना चाहिए? कौन सा कह रहे हो भाई? ना 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 ना, आप देखो जो एग्जाम होता है मेरे बेटा, वो सिर्फ इन पेशेंट वाला होता है। जो पेशेंट आपने एडमिट नहीं करे हैं, जो पेशेंट आपने एडमिट नहीं करे हैं, उनका पैसा एग्जाम थोड़ी ना होता है। एग्जामेशन तो सिर्फ उनको मिलता है जो एडमिटेड होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बाकियों का एग्जामेशन थोड़ी ना आता है। और वहां पे भी जो एग्जामेशन आता है वो कॉम्पोजिट सप्लाई की कैटेगरी में आता है। एंड देन कमिंग टू द लास्ट, नेहा ने कहा एडमिट नहीं थे ना वो पेशेंट इसलिए टैक्सेबल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नेहा, 100% ठीक कह रहे हो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चंचल एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशन पूछ रहा है, क्या क्या एग्जेम्प्ट है। पहला पॉइंट में वो कहता है प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस, ये तो टैक्सेबल है। ये एग्जाम कहां से हो गया? ये तो टैक्सेबल है। एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, ये एग्जेम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन द हॉस्पिटल प्रीमिसेस, ये भी टैक्सेबल है। कंसल्टेंसी सर्विसेज विच आर गिवन बाय चंचल टू द अदर हॉस्पिटल, ये एग्जेम्प्ट है। तो वो आपसे एग्जेम्प्ट ही पूछ रहा है, तो आपने बताना है कि भाई 2 and 4 आर एग्जेम्प्ट। 2 and 4 का मतलब सी हो गया, सी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है जी। तो मैंने आप लोगों के साथ अभी तक 5 केस स्टडी डिस्कस कर दिए। 4 वो वाले हैं, 4 वो वाले हैं जो कि दिए हुए हैं आपके सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, और एक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जो आरटीपी में था। 5 हो गए। ऐसे ही मैं आपके साथ बाकी के जो केस स्टडीज हैं वो भी डिस्कस कर दूंगा आने वाले दिनों में। कल भी हमारी क्लास है दोपहर 12 बजे। मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा अपने ग्रुप के अंदर। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि मेरे साथ ग्रुप में नहीं है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं लिंक उसके अंदर शेयर करता रहूँगा। अक्षित आए हैं, कहते हैं सर जी कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ अक्षित जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो विदुषी ने कहा जी, नंदिनी ने कहा जी, आयुष मिश्रा ने कहा जी, और बाकी सारे स्टूडेंट भी थैंक यू। एंड विदुषी आपको भी थैंक यू जी, आपने आज क्लास अटेंड करा, अच्छा लगा मेरे को। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा कब? मैं आप लोगों को मिलूंगा कल, कितने बजे? दोपहर 12 बजे। और केस स्टडीज़ हम लोग आगे की करेंगे। 5 केस स्टडीज में 5 और 6 कम से कम 2 तो हो ही जाएंगी।
कोशिश करूंगा कि मैं 3 करवा दूं, और एक बार हमारी जीएसटी की केस स्टडीज पूरी हो जाती हैं उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स की केस स्टडीज भी डिस्कस करूंगा। ठीक। मुस्कान कह रहे हैं सर आरटीपी वाला केस स्टडी भी करवा दीजिए। करवा दूं, कल करवा दूं? चलो मुस्कान, कल मैं आपको पहले आरटीपी वाला केस स्टडी करवा दूंगा, गारंटीड, प्रॉमिस, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ बाकी की केस स्टडीज करवा दूंगा। ठीक है जी। तो आज यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।